वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सवेरे 7 बजे के इस 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग सुबह 7 बजे मिलते हैं और 7 बजे के इस शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य है 4 सवाल के माध्यम से आपको 40 बातें बताना, ऐसी बातें जो एग्जाम के रिलेवेंट हों, ऐसी बातें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी हैं, और ऐसे प्रश्न को मैं शामिल करता हूं जो संभावित हो सकते हैं और जिन प्रश्नों की व्याख्या में आपको ढेर सारी बातें पता चल सके। प्रश्न मैं यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज लाता हूँ। प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है आपको दिखाना कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, ढेर सारे बड़े बड़े प्रश्न कराता हूँ। उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा होता है कि व्याख्या थोड़ी लंबे समय तक चले और जिससे आप ढेर सारी बातें सीख पाएँ। और जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सवाल में 40 बातें, तो 40 बातें आपको पता चल पाए, इसीलिए बड़े सवाल होते हैं। ये सेशन यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, आरओ की तैयारी करने वाले और वीओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास के लास्ट में आप ज़रूर बताया करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी किया करें, क्योंकि इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप आर गिवन इन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिए गए हैं। दूसरा, सिटीजनशिप इज अ फंडामेंटल राइट अंडर 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 द कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकता संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। और तीसरा है आपका, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। संसद को नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार है, यानी पार्लियामेंट को सिटीजनशिप रेगुलेट करने का अधिकार है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने और पूछ रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कौन सा सही है, आपको ये बताना है। बात यहाँ नागरिकता की हो रही, सिटीजन्स की हो रही, सिटीजनशिप की हो रही, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिटीजन वो होते हैं जिन्हें किसी दस्तावेज के माध्यम से, कानून के माध्यम से नागरिकता का अधिकार मिलता है। नागरिकता का स्तर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं। और जो व्यक्ति नागरिकता का स्तर प्राप्त करता है या नागरिक कहलाता है, उसे सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, एज वेल एज सारे के सारे सिविल राइट्स मिलते हैं। इन्हें सारे नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और सारे के सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार तो ऐसे होते हैं जो नागरिकों के लिए एक्सक्लूसिव है, यानी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं। जैसे वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 के तहत मौलिक अधिकार ये सिर्फ नागरिकों को है। यदि नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात करें तो सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। लेकिन एक विशेष बात आपको समझनी है और इसको बहुत ध्यान दे के समझना है कि मेरे भाई, नागरिकता आज भारत देश में कैसे ली जाती है और कैसे छोड़ी जाती है, इसको बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डील करता। फिर से सुनिएगा, आज नागरिकता कैसे एक्वायर की जाती है, कैसे क्विट की जाती है, इसको डील कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। फिर कौन करता है? तो आज नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इसको डील करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। और यही बताता है कि आज हमारे भारत देश में नागरिकता 5 तरीके से ली जाती है और 3 तरीके से छोड़ी जाती है। मन में सवाल उठ रहा होगा कि संविधान में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं वो फिर किसके लिए हैं? तो संविधान उस समय की नागरिकता के बारे में बात करता है जब संविधान प्रारंभ हुआ, यानी संविधान के प्रारंभ में कौन भारत का नागरिक बना, ये बताता है आर्टिकल 5, 6, 7, 8। जो भारत के निवासी थे उनको 5 से नागरिकता मिली, जो पाकिस्तान से आए उनको 6 से, जो पाकिस्तान गए लेकिन याद आई फिर लौट आए उनको 7 से, और जो भारतीय मूल के विदेशी थे उनको 8 से नागरिकता मिली। और अनुच्छेद 11 सीधे सीधे ये बात कह रहा है कि नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार, यानी नागरिकता को रेगुलेट करने का अधिकार, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का होगा, यानी संसद का होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि संसद को होल सोल अथॉरिटी है नागरिकता संबंधी लॉ बनाने की। ठीक है, तो भैया यहाँ देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं, सही लिखा है। नागरिकता संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? जी नहीं। ठीक है, नागरिकता संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार वही हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, या भाग 3 के मौलिक अधिकारों को व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शामिल किया, वही मौलिक अधिकार है। नागरिकता मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है।
तीसरा कह रहा है नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति संसद को है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। नागरिकता को रेगुलेट करने की पावर पार्लियामेंट को है, यानी संसद को है। कौन सा आर्टिकल ये शक्ति देता है? अनुच्छेद 11 ये संसद शक्ति देता है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, यानी पार्लियामेंट नागरिकता संबंधी लॉ बना सकती है। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। पार्ट 2 5 से लेके 11 तक। और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप आपने सवाल को समझा होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट टू लाइफ इज गारंटीड अंडर द आर्टिकल 21। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखा हुआ है आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, यानी अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों को उपलब्ध है, आर्टिकल 21 सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है। और तीसरा राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है, यानी निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। देखो यहाँ बात आर्टिकल 21 की हो रही है, और आर्टिकल 21 आपका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी राइट टू फ्रीडम है। और उसी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में आपको जीवन का अधिकार प्राप्त है, यानी राइट टू लाइफ मिली हुई है, जो कि गारंटीड है। गारंटीड का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर गारंटी मिलती है ना, तो कोई दिक्कत होती है तो फिर से चले जाते हैं दुकानदार के पास गारंटी कार्ड लेके, भैया तुमने गारंटी दी थी। वैसे ही मौलिक अधिकार गारंटीड नेचर के होते हैं। मौलिक अधिकार न मिलने पर या वायलेशन हनन की स्थिति में आप क्लेम कर सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मौलिक अधिकार इन्फोर्सिएबल होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं, यानी प्रवर्तनीय होते हैं, वाद योग्य होते हैं, न्यायोचित होते हैं, या गारंटीड होते हैं, यानी प्राप्त करने के लिए आप न्यायालय में क्लेम कर सकते हैं, न्यायालय में आप दावा कर सकते हैं। तो यहां देखिए जरा सा आर्टिकल 21 है क्या। आर्टिकल 21 यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 में मात्र एक लाइन लिखी है, किसी व्यक्ति। अब यहाँ व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ देशी और विदेशी दोनों होगा। किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मीन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ न हो। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ न हो, दैट मीन्स कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो। क्या भैया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ न हो, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो। यानी इसका क्या मतलब है कि आपके जीवन के अधिकार को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कानून ऐसा नहीं कह रहा हो। फिर से सुनिएगा, आपकी राइट टू लाइफ को, यानी आपके जीवन के अधिकार को आपसे तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक प्रोसीजर न हो, यानी जब तक कानून न कह रहा हो। यानी कानून में लिखा है फांसी, तभी फांसी होगी, अन्यथा फांसी नहीं होगी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तभी जीवन छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मनमानी पूर्ण है, जैसे बना दिया एक थप्पड़ पे फांसी, तब क्या होगा? तब तो भाई जीवन का अधिकार छीन लिया जाएगा, क्योंकि कानून है। इसीलिए मेनका गांधी केस में इंटरप्रेटेट करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से काम नहीं चलेगा, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जीवन का अधिकार छीनने के लिए कानून तो होना ही चाहिए, साथ साथ कानून अकेले होने से काम नहीं चलेगा। कानून उचित होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, और उचित कानून होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेटेट किया। तो यानी अब आपका जीवन का अधिकार तभी छीना जा सकता है जब कानून हो, यानी प्रोसीजर हो। साथ ही साथ वो प्रोसीजर, वो कानून ड्यू प्रोसेस्ड हो, यानी उचित हो, लॉजिकल हो, तभी छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये है आपका आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 बहुत व्यापक है। आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया, जैसे राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। एमसी मेहता केस, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का पार्ट है। विदेश यात्रा का अधिकार, मेनका गांधी केस,
अनुच्छेद 21 का भाग है। और जीवन का मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह जीना नहीं है, जीवन का मतलब है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। कहने का अर्थ ये है कि आर्टिकल 21 बहुत व्यापक है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, भोजन का अधिकार, जल का अधिकार, छत का अधिकार, आश्रय का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्निहित किया। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पर, ऐसी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं मूलतः ओरिजिनली, और ऐसी बातें जो बाद में जोड़ी गई अमेंड करके, यानी जो संविधान में आपको पलटने पे नजर आएगा, उसे हम एक्सप्लिसिट प्रोविजन कहते हैं। और जो बातें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से शामिल होती हैं उन्हें हम इम्प्लिसिट प्रोविजन या अंतर्निहित प्रावधान कहते हैं। आइए सवाल पर आते हैं। राइट टू लाइफ इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, यहां पर देखो ओनली, कजरौटा कॉन्सेप्ट याद है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के सवालों में कहीं ओनली लिखा हुआ है, कहीं ऑलवेज लिखा हुआ है, हमेशा लिखा हुआ है, या कहीं सिटीजन लिखा हुआ है, पीपल लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो इन टर्मिनोलॉजीज को देखकर आपको अपनी आंखें बड़ी कर लेनी है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं कजरौटा कॉन्सेप्ट कहता हूँ। आंखें इसलिए बड़ी कर लेनी है क्योंकि यहाँ जाल होने की संभावना है, ट्रैप होने की संभावना होती है। राइट, तो लिखा है केवल सिटीजन को नहीं, भाई विदेशी आएगा तो मार डालोगे क्या, केवल सिटीजन को नहीं, सिटीजन के साथ साथ ये एलियन को भी मिला है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है, जी हाँ, पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार को भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों आपका इसमें आपका राइट हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 6 ईयर, यानी वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। पहला स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा कह रहा है कि आयोग का उल्लेख 280 में है, यानी आर्टिकल 280 में मेंशन है। तीसरा लिखा हुआ रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं, यानी सरकार पर बाइंडिंग होती है फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें। सवाल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, तो समझिए जरा सा। यदि आप वित्त आयोग की बात करें तो हमारे भारत देश में आप जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी केंद्र के साथ साथ राज्य का अस्तित्व है। अब केंद्र के साथ साथ राज्य का अस्तित्व है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग प्रकार के संबंध क्रिएट करने पड़ेंगे, और केंद्र और राज्य में अलग अलग प्रकार के संबंधों में वित्तीय संबंधों को भी स्थापित करना पड़ेगा। तो वित्तीय संबंधों को अंजाम देने में एक ऐसी संस्था है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, जिसे आप वित्त आयोग के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य कार्य यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश करना। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य किसकी सिफारिश करना, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करना, राजस्व वितरण की सिफारिश करना। ठीक है, ये किसका काम है, ये फाइनेंस कमीशन का सबसे मुख्य काम होता है। ठीक है, वित्त आयोग हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में मीन्स एक ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। अनुच्छेद 280 के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दो प्रकार की होती हैं, एक जो परमानेंटली संविधान के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हो, और एक जो समय समय पर गठित की जाती हैं बाय प्रेसिडेंट या किसी के द्वारा। तो फाइनेंस कमीशन एक ऐसा निकाय है जो परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड नहीं है, बल्कि समय समय पर आप देखते हैं 5 वर्ष पे राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, या आवश्यकता अनुसार। 5 वर्ष कोई फिक्स नहीं है, उसको मत रटा करिए कि 5 साल फिक्स कार्यकाल है, ऐसा नहीं है। तो समय समय पर गठित होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कौन, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में 5 लोग होते हैं, आप देखेंगे इसमें। एक आपके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और 4 क्या होते हैं, 4 आपके सदस्य होते हैं। एक आपके अध्यक्ष होते हैं और 4 आपके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इन पांचों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान में योग्यता का निर्धारण नहीं है, लेकिन संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद योग्यता का निर्धारण कर सकती है। ठीक है, वित्त आयोग हमारे भारत देश में संवैधानिक निकाय के तौर पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राजस्व वितरण की सिफारिश करता है, राज्यों को क्या अनुदान दिया जाना है, क्या ग्रांट दिया जाना है, इसकी सिफारिश करता है। वित्त आयोग एक हाफ जुडिशियल
बॉडी के तौर पर भी पावर रखता है, यानी इसको कुछ सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे समन करना, डॉक्यूमेंट मंगाना, ये सब प्राप्त है। लेकिन वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, इसकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, 6 वर्ष में गठित किया जाता है, गलत हो जाएगा। 280 में इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही है। सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर इसमें हो जाएगा ई, ओनली 2 इज योर राइट आंसर। आगे आते हैं अगले सवाल पर। लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, सबसे पहला स्टेटमेंट। दूसरा, रेसिडरी पावर्स लाइज विद द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। तीसरा, द सेवन शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर। सातवीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, यानी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। ये इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए समझिए जरा सा मेरे भाई, भारत की यदि आप बात करें तो दो तरह की व्यवस्था है। जहां पर एक ही सरकार का अस्तित्व आपको नजर आएगा उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जहां डाइवर्सिटी कम है, विविधता कम है, जनसंख्या कम है, वहां एक ही सरकार से काम चला सकते हैं, केंद्र सरकार, ठीक है। तो वहाँ एकात्मक लक्षणों को अपनाया जाता है, एकात्मक व्यवस्था बनाई जाती है, जैसे इंग्लैंड। लेकिन जहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एक ही सरकार से काम नहीं चल सकता, वहाँ फेडरल सिस्टम होता है। अब भारत देश में दिल्ली से बैठ के हम पूरे देश में शासन नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। अब दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं कर सकते, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी भी है और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। भारत बहुत बड़ा है भौगोलिक रूप से भी, संस्कृति सांस्कृतिक विविधता भी है, ढेर सारे धर्म, ढेर सारी जातियाँ, कहीं पहाड़ कहीं मैदान। तो दिल्ली से बैठ के पूरे देश में शासन नहीं किया जा सकता। तो केंद्र के साथ साथ राज्य बनाना हमारे लिए जरूरी था, और जैसे ही हमने केंद्र के साथ राज्य बनाए, व्यवस्था फेडरल हो गई। लेकिन फेडरल कॉन्सेप्ट का जन्म अमेरिका में हुआ, और अमेरिका में अलग अलग राज्य समझौता करके एक देश बनाए, तो वहां राज्यों को शक्तियां ज्यादा नजर आई। अब भारत देश ने जब फेडरेशन अपनाया तो उन्होंने अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन नहीं अपनाया, हमने राज्यों को मजबूत नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई हमारे यहाँ राज्य समझौता करके थोड़ी आए थे, हमारे यहाँ तो राज्य डंडा दिखा के आए थे। कल को पता चला राज्य को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे देते, अपनी सेना दे देते, उनको पावर ज़्यादा दे देते, तो गुजरात कह देता हमारा ढोकला हमारा गुजरात, हमको रहना ही नहीं है भारत देश में, है ना। ऐसे में कोई भी राज्य अलग न हो, भारत देश में सिविल वॉर की स्थिति न हो, देश की अखंडता मेंटेन रहे, इसीलिए हमने केंद्र को मजबूत बनाया, जो कि कैनेडियन कॉन्सेप्ट है। तो हमने मजबूत केंद्र के साथ संघवाद अपनाया, हमने संघवाद तो अपनाया, लेकिन हमने मजबूत केंद्र के साथ संघवाद अपनाया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी मजबूत केंद्र के साथ संघवाद, इसीलिए भारत को सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल कहा जाता है। यही कारण है कि भारत को सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल कहा जाता है। तो इंडिया फॉलोज ए फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं जरा समझिए। तो जैसे भारत देश में यदि आप शक्तियों का बंटवारा देखें तो कुछ इस तरह से है। एक लिस्ट है जिसे आप कहते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है, यानी संसद का है। एक लिस्ट है राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का है। और एक लिस्ट है आपकी जिसे आप कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। और ये जो लिस्ट है ये 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ऐसे विषय जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, जो भविष्य में पैदा होंगे, जैसे साइबर क्राइम। अरे भाई जब संविधान लागू हुआ तो साइबर ही नहीं था, तो साइबर क्राइम कहाँ से होगा। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इन फ्यूचर जन्म लेते हैं, भविष्य में पैदा होते हैं। तो ऐसे विषय जो भविष्य में पैदा होंगे वो अवशिष्ट विषय हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं। और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत में केंद्र को है, यानी संसद को है। लेकिन यही बात यदि आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। अमेरिका में सिर्फ एक ही लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यूनियन लिस्ट के अलावा बचे हुए सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वहाँ राज्य का है, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, केंद्र के पास, यानी संसद के पास है। यहाँ क्या लिखा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 248 ये कहता है कि अवशिष्ट विषय यानी रेसिडरी पावर किसके पास होगा, पार्लियामेंट में निहित होगा, यानी संसद में होगा। क्लियर है बात। 7 शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर, 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो ये बिल्कुल ठीक है, 7वीं अनुसूची में ही ये 3 लिस्ट आपकी दी गई है। भारत देश में संघात्मक व्यवस्था है,
स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ ये भी ठीक है, यानी भारत देश में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र मजबूत है। अगर कहा जाए भारत संघ है, हाँ यूनियन है। अगर कहा जाए भारत क्या है, भारत संघात्मक है, हाँ संघीय है, हाँ। लेकिन अगर कहा जाए भारत क्लासिक फेडरेशन है लाइक अमेरिका, नहीं। अगर आपसे कहा जाए भारत प्योर फेडरेशन है, नहीं। भारत एकात्मक है, नहीं। हालांकि भारत देश में एकात्मक लक्षण हैं, क्यों हैं? क्योंकि ऐसी बातें हैं जो केंद्र को मजबूत बनाती हैं, और भारतीय संविधान की ऐसी बातें जो केंद्र को मजबूत बनाती हैं वो यूनिटरी फीचर कहलाती हैं, एकात्मक लक्षण कहलाती हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी बातें हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण विद्यमान है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्लास के लिंक वगैरह यहाँ आपको मिल जाते हैं, अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम का नाम है क्या, आरंभ। ठीक है, अभी इस समय चल रहा है आरंभ 17.0। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए लाइव सारा का सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री में दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो दो तरह के बैचेज होते हैं। एक होता है आपका गोल्ड, गोल्ड में सिर्फ आपको सिलेबस लाइव पढ़ाया जाता है, और एक होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम में सिलेबस तो पढ़ाया ही जाता है, साथ ही साथ प्री मेंस एनसीईआरटी के एक एक एक्स्ट्रा बैच भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। किताबें आपके घर जाती हैं, इसकी वैलिडिटी 4 साल, इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। कैसे इनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जाइए studyIQ.com पर। इस तरह से आप ओपन करिए studyIQ.com, यहाँ आपको कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे। देखिए, ये स्टेट पीसीएस पे आप क्लिक करेंगे, जाके स्टेट पीसीएस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको हर स्टेट के अलग अलग बैचेस दिखाई पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है आरंभ 17.0। ठीक है, अब आरंभ 17.0 पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो दोनों बैचेज यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ फीस ज़्यादा दिख रही है, लेकिन यदि आप ये कोड लगा देंगे, ठीक है, VL लाइव, ठीक है, अगर आप ये कोड लगाते हैं तो ये फीस आपकी कम हो जाएगी और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, VL लाइव। तो इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बैचेज में एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के मध्य। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है वी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।